देश की संसद परिसर में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। सारंगी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। तो वहीं राहुल गांधी ने इन सभी आरोपों को झूठा करार दिया है। सांसद सारंगी की माने तो वो सीढ़ियों पर खड़े थे। राहुल गांधी आए और उन्होंने एक सांसद को धक्का दे दिया, जो उनके ऊपर गिर गया और ये घायल हो गए। इन सब में एक और बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी चोटिल हुए हैं, जिन्हें दिल्ली के RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा बवाल तब हुआ जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आम्बेडकर के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी एक MP को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक MP को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून में। No, you want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। वहीं इस मामले में राहुल गांधी ने कहा कि मैं संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो भाजपा सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे। ये उसी वक्त हुआ। ये संसद का प्रवेश द्वार है और हमारा अंदर जाने का अधिकार है। मुख्य मुद्दा ये है कि वे संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी के सांसद विपक्ष के सांसदों खरगे जी सबको अंदर जाने से रोक रहे थे। वहीं संसद में पत्रकारों ने पूछा कि क्या वायनाड सांसद प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ भी धक्का मुक्की हुई या बदसलूकी की कोशिश हुई है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये तो आपके कैमरे में होगा, मुझे संसद के अंदर जाने से बीजेपी नेता रोक रहे थे। हाँ, प्रियंका गांधी और खरगे जी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है। राहुल ने आगे कहा कि संसद के अंदर जाना हमारा अधिकार है। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के MP जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल अमित शाह ने संसद भवन में कह दिया कि अब आम्बेडकर एक फैशन हो गया। जितना नाम आम्बेडकर का लेते हैं, उतना अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अम्बेडकर पर कांग्रेस का भाव क्या है, ये मैं बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर आम्बेडकर की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। अब कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बयान को गलत तरीके से पेश कर रही है, तभी से दोनों ही पक्ष एक प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह ने लोकसभा में क्या बोला है, आइए आपको सुनाते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा।
तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मान्यवर, मान्यवर, 370 पर कई बार चर्चा हुई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। और मान्यवर, क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 35,000 पंचायत के सदस्य आजादी के बाद पहली बार चुनकर आए। 2 करोड़ 11 लाख एक वर्ष में पर्यटक आए। पत्थरबाजी शून्य हो गई। आतंकवादी घटना 92% कम हो गई। एरिया डोमिनेशन बढ़ा। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला। पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला और घाटी के हर घर पर हर घर तिरंगा अभियान भी चला। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुई। लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरता है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आज चिनाब नदी पर बन रहा है। सबसे बड़ी लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल फिर पंजाल में बनी और निर्यात रैंकिंग में अपना कश्मीर सभी यूटी में नंबर 1 पर निर्यात में आया।